आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th मैथ में सबसे पहला जो चैप्टर है समुच्च उसको पढ़ेंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे और उसके साथ समझते चलेंगे। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से समुच्च हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब ये बताना है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि समुच्च क्या होता है। समुच्च होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। मतलब एक ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो। सुपरिभाषित से तात्पर्य है जिसके बारे में सबकी राय समान हो या जिसका एक यूनिक मापदंड हो या यूनिक मानक हो, तो वो समुच्च की कैटेगरी में आता है। जैसे हम लोग पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। इसमें कहा गया है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि जे से शुरू होने वाले कौन कौन से महीने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? जनवरी मिलेगा। सबसे पहले क्या मिलने वाला है? जनवरी। फिर दूसरा क्या मिलेगा आपको? जून। तीसरा कौन मिलेगा आपको? जुलाई। अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको जो साल के 12 महीने होते हैं उनमें से जे से प्रारंभ होने वाले 3 महीने बताएंगे, जनवरी, जून, जुलाई। इसका मतलब है कि ये सभी के लिए समान है, अर्थात ये एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो इसको हम समुच्च की श्रेणी में रखेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हो ये समुच्च है, ये वाला समुच्च है। अब हम दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ पर एक चीज़ कहा गया है कि 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। कौन लेखक सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है, सबकी राय अलग अलग होगी। सबके हिसाब से अपने अलग अलग लेखकों को प्रतिभाशाली माना जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम समुच्च की श्रेणी में नहीं रखेंगे, यानी क्या कहेंगे कि ये एक समुच्च नहीं है। अब बात करते हैं हम, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यहाँ पर भी वही समस्या है कि कौन बल्लेबाज कितना किसकी नज़र में कितना सर्वश्रेष्ठ है, ये अलग अलग है। यानी कि सबके लिए अलग अलग राय हो सकती है, ये यूनिक राय नहीं होगी किसी की भी। तो इसलिए ये भी एक समुच्च नहीं है। ये भी कह सकते हैं आप कि किसी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ होने के कोई यूनिक मापदंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं कि हमारी कक्षा में कौन कौन बालक है या कितने बालक हैं, कौन सा हमारी कक्षा का बालक है या हमारी कक्षा का नहीं है। तो इसको आप समुच्च की श्रेणी में रख सकते हैं, ये समुच्च है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये भी समुच्च होगा, क्योंकि अगर हम लोग 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखें तो सभी के लिए समान उत्तर आएगा। यानी कि किसी से भी आप कहेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं को लिखिए, तो सारे के सारे जो आंसर होंगे वो निश्चित हैं, यूनिक हैं। तो इसलिए इस प्रकार का जो संग्रह है वो समुच्च की श्रेणी में होगा। यानी 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्च होता है। अब बात करते हैं हम अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। यानी कि ये निश्चित है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित, तो ये एक समुच्च की श्रेणी में आएगा। क्योंकि हम लोग अगर बात करें कि भाई लेखक प्रेमचंद के कौन कौन से उपन्यास हैं, तो इस पर सभी की राय समान होगी। यानी ये निश्चित है कि कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है। तो यहाँ पर आसानी से प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए उपन्यासों का एक संग्रह किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो एक संग्रह समुच्च की श्रेणी में आता है, यानी समुच्च है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे यहाँ पर कहा है सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, तो इस पर भी सबकी राय समान होगी, यानी सभी सम पूर्णांक जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ये समुच्च की श्रेणी में आता है, यानी कि इसको हम कहेंगे ये समुच्च है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्च है, क्योंकि इस अध्याय में आने वाले जो प्रश्न हैं उनका भी जो मानक है वो परिभाषित है, यानी उसको आसानी से बताया जा सकता है कि इस अध्याय का ये प्रश्न है या नहीं है, यानी इस प्रकार का संग्रह भी समुच्च है। अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यहाँ पर देखिए कहा गया है सबसे अधिक खतरनाक, कौन सा जानवर सबसे अधिक खतरनाक है, कौन कम खतरनाक है, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है, यानी इसको सही से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो संग्रह है वो समुच्च की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी हम कहेंगे कि ये समुच्च नहीं है। अगर औचित्य पूछा जाए क्या कारण है, तो सीधा सा कारण ये है कि किसी भी जानवर का कम खतरनाक होना या अधिक खतरनाक होना, इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एक समुच्च दिया गया है, मान लीजिए ए बराबर, ये जो समुच्च है, समुच्च को लिखने का तरीका आप समझ लीजिए कि कोई भी समुच्च जो होता है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित होता है, और उसको जो भी उसके अवयव होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उनको अवयव कहा जाता है, और उनको मिडिल ब्रैकेट यानी कि इस तरह के ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी मझले ब्रैकेट, और इनको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ ए है, कहीं पर बी हो सकता है, कहीं सी, और जो भी अवयव इसके अंदर होते हैं इस तरह से लिखे जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम एक चिन्ह की बात करेंगे, ये इसको अंग्रेजी में हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। दूसरा, हिंदी में इसका अर्थ होता है कि संबंधित है या इसमें है। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ए हमारा कोई समुच्च है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये अवयव हैं। अब आपको अगर कोई भी अवयव इसके अंदर है तो आपको ये बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, और अगर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन लगाना है। इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं, यानी कि ये संबंधित है, इसमें इसका अर्थ होता है कि ये संबंधित नहीं है। जैसे कि आप देखिए यहाँ 5 और ए के बीच में लगाना है, क्या 5 इसके अंदर है, तो आप देखेंगे कि 5 हमारे समुच्च के अंदर है, तो यहाँ पर हम बिलोंग्स टू का साइन लगा देंगे, यानी 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब 5 ए के अंदर है या 5 ए से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ 8 और ए के बारे में है, क्या 8 हमारा समुच्च के अंदर है या समुच्च का अवयव है, तो यहाँ देखने से पता लगा कि यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक है, यानी 8 ए का अवयव नहीं है, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो डज नॉट बिलोंग्स टू इस तरह से लिख दिया जाता है। इसको बोलेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 ए से संबंधित नहीं है। क्या इसमें 0 है, नहीं है, तो यहाँ पर भी डज नॉट बिलोंग्स टू लगेगा, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे ही 4, यहाँ से देखेंगे 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा, ऐसे ही 2 इसके अंदर है बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा, 10 इसके अंदर नहीं है तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू का नहीं है, यानी उसके अंदर नहीं है तो इस तरह का साइन, और अगर है तो इस तरह का साइन इस्तेमाल करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप, आप ध्यान, किसी भी समुच्च को लिखने के 2 तरीके होते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कोई समुच्च ले लेता हूँ, जैसे ए मैंने लिखा और इसके अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्च है। तो इसको एक विधि तो ये हो गई। ये वाली जो विधि है, यानी कि इस रूप को हम लोग क्या कहेंगे, ये रूप जो कहलाता है वो रोस्टर विधि है। ये रोस्टर विधि या सूचीबद्ध विधि कहते हैं इसको, सूचीबद्ध विधि इसको हम कहते हैं, सूचीबद्ध विधि। दूसरा इसका तरीका होता है समुच्च निर्माण विधि, यानी कि समुच्च को लिखने के 2 रूप हैं, रोस्टर रूप या इसको हम कहेंगे सूचीबद्ध विधि, दूसरा होता है समुच्च निर्माण विधि। ये जो दिया गया है ये समुच्च निर्माण विधि है। यहाँ पर बोला गया है उसके, यानी कि x का जब इस्तेमाल करके लिखा जाता है, x या y या किसी चर का इस्तेमाल करके लिखा जाता है तो समुच्च निर्माण विधि होती है।
अगर आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो इसके वास्तविक एलिमेंट को आप लिखेंगे, वास्तविक जो अवयव हैं उनको लिखेंगे। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि इसके बारे में क्या बोला गया है, यानी इसके अवयव के गुण क्या हैं, उसी आधार पर इसका निर्माण करेंगे। जैसे हमने लिखा ए, अब इन्होंने बोला है x एक पूर्णांक है, तो हमें ध्यान रखना है कि वो पूर्णांक है। फिर उसके आगे इन्होंने कहा है कि वो x जो पूर्णांक है उसका मान -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो -3 से बड़ा कौन होता है? -2 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर बोला गया है कि 7 से छोटा होना चाहिए। तो ये जो इस तरह का हमने लिखा, ये कौन सा है? रोस्टर रूप कहलाएगा समुच्चय ए का। अब ऐसे ही दूसरा दिया है बी वाला, तो बी को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो बी यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है x संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब x एक ऐसी संख्या है जो 6 से कम है और प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। तो 1, 2, 3, 4, 5 और क्योंकि उन्होंने बोला है 6 से कम, तो 6 से कम 5 तक हमको लिखना है। यानी कि इसका जो रोस्टर रूप है वो इस तरह से लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, समुच्चय सी है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है। इस जो कॉलन वाला साइन होता है इसको सच दैट बोल देते हैं, इस प्रकार भी हिंदी में इस प्रकार या अंग्रेजी में सच दैट बोलते हैं। x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। यानी कि यहाँ पर जो c होगा वो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या है सबसे पहले, और 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग क्या आएगा? 8 आएगा। तो ये विशेष बात हो गई, इसको हमें ध्यान में रखना है। तो अब आप शुरुआत कर दीजिए प्राकृतिक संख्या, वो भी 2 अंकों की। तो आप देखेंगे सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 17, क्योंकि एक साथ मिला के 8 हो गया। फिर इसी तरह से आप देखेंगे 2, 6 यानी 26 हो गया, क्योंकि 2 और 6 यानी 26, वैसे तो 26 है लेकिन 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8। इसी तरह से 3, 5 यानी 35 वाली 35 हो जाएगी। फिर यहाँ से 44, फिर 53, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 62 और लास्ट में आ जाएगा 71। यानी कि ऐसे 2 अंकों की संख्या जो प्राकृतिक है और अंकों का योग 8 है, तो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? तो वो होंगी 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71। यानी कि इस समुच्चय का जो रोस्टर रूप है वो ये निकलेगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, डी बराबर दिया है इन्होंने x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। यानी वो सारी अभाज्य संख्याएं जिनसे 60 को पूरा डिवाइड किया जा सकता है, भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, और दूसरी चीज़ अभाज्य संख्या, वो कैसी संख्या होनी चाहिए? अभाज्य संख्या। तो हम d का रोस्टर रूप लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखते हैं 2। क्या 2 से 60 को काटा जा सकता है? बिल्कुल काटा जा सकता है, इन डिवाइड किया जा सकता है। अगली जो हमारी अभाज्य संख्या होती है 3, 3 से भी 60 को डिवाइड किया जा सकता है। फिर अगली अभाज्य संख्या आएगी 5, 5 से 60 को डिवाइड कर सकते हैं। 5 के बाद 7, क्या 7 से डिवाइड कर पाएंगे? नहीं कटेगी ये संख्या। 7 के बाद आता है 11, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 2, 3, 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं होगी जिससे 60 को विभाजित किया जा सके। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 60 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो अगर हम 60 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 60 को 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 30, फिर 2 से काटेंगे तो ये 15, फिर 3 से 3 पंजे। तो आप देख रहे हैं कि जो 60 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2, 3 और 5, इनके अलावा कोई नहीं है। तो इस समुच्चय का जो रोस्टर रूप है वो ये होगा 2, 3, 5, यानी एक अभाज्य संख्या और उससे 60 को विभाजित यानी डिवाइड किया जा सकता है। अब आता है अगला क्वेश्चन ई, समुच्चय ई है। यहाँ पर बोला गया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो यहाँ पर इसका जो रोस्टर रूप होगा इसमें हम सारे अक्षर लिख देंगे। ध्यान रहे समुच्चय लिखते समय जब रोस्टर रूप लिखा जाता है तो किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिखा जाता है। जैसे यहाँ से हमने सबसे पहले टी ले लेना है, टी के बाद हम आर ले लेंगे, आर के बाद हम आई ले लेंगे, आई के बाद हम लोग जी ले लेंगे, जी के बाद फिर हम ओ ले लेंगे, फिर हम लोग यहाँ से एन ले लेंगे, ओ को दोबारा आया नहीं लेंगे, फिर हम यहाँ से एम ले लेंगे,
ई ले लेंगे और ई के बाद टी हम नहीं लेंगे क्योंकि टी डबल हो गया, एक बार ही लिखना है। ऐसे ही आर को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ से बाई। कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता, यानी जब भी समुच्चय लिखा जाता है तो उसमें कोई भी अवयव दोबारा नहीं आता है, यानी उसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय यानी कि ये समुच्चय को लिखने की दूसरी विधि है, रोस्टर विधि की विपरीत होती है। तो समुच्चय निर्माण विधि में बनाते समय आपको संख्याओं या अवयवों के किसी विशेष गुण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो इसको आप कोई भी नाम दे दें, जैसे मान लो हमारा समुच्चय ए हो गया। अब इसको लिखने का एक्स एक्स सच दैट। अब आप यहाँ पढ़िए, जैसे 3 6 9 12, ये क्या लग रहा है आपको? ये 3 के गुणज हैं। ये क्या है? 3 के गुणज। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स 3 का गुणज है। और दूसरी बात है कि जो x का मान है वो 12 से कम और 12 के बराबर है। x का मान 12 से कम या 12 के बराबर है। ये इसकी विशेष बात हो गई। ऐसे ही आ जाओ दूसरे वाले में। दूसरा वाला अगर हम देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया कि 3 6 9 12 है, तो ये 3 का गुणज है, तो हमने लिख दिया x सच दैट x 3 का गुणज है, जहाँ पर x का मान 12 से कम या 12 के बराबर है। अब 2 4 8 16 32 इस तरह का जो दिया गया है, तो आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, इसमें गुणा होती जा रही है। जैसे 2 का वर्ग, 2 की घात 1, 2 का घात 2, 2 की घात 3, 2 का घात 4, 2 की घात 5, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप इसको लिख सकते हो, मान लो इसको हम b मान लें, तो क्या लिखेंगे? x सच दैट x बराबर, यहाँ लिख देंगे 2 की घात n। अब 2 की घात n क्यों? क्योंकि 2 की पावर के रूप में, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और n का मान देखो यहाँ 32 कितने पे आ रहा है? 32 आ रहा है 2 की घात 5 पे, यानी n का मान 5 से कम या 5 के बराबर है। ये आपने लिख दिया। इसी तरह से आप और कई क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ जैसे 5 25 125, यहाँ पर देखो 2 की घात के रूप में था, यहाँ 5 की घात के रूप में हो जाएगा, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे। मान लो ये समुच्चय C हो गया, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, यानी 5 की घात n हो जाएगा, जहाँ n का मान क्या होगा? देखो यहाँ पावर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो यहाँ n का मान 4 से कम या 4 के बराबर, यानी इस तरह से इसको लिखा जा सकता है तीसरे वाले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है 2 4 6 इस तरह से। मान लो ये समुच्चय हमारा D है, यहाँ पर लिखेंगे x। अब इनके जो अवयव हैं, इनके गुणों को समझते हैं। जैसे यहाँ 2 फिर 4 फिर 6, यानी सारी सम संख्याएं हैं, या आप ये कह सकते हैं ये 2 के गुणज हैं। ये क्या है? 2 के गुणज हैं। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2n। n क्या है? जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। इस तरह से आप इसके बारे में लिख देंगे। ये अनंत तक जा रहा है, आगे तक। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ दिया है पहला अवयव 1, दूसरा अवयव 4, फिर 9, तो और लास्ट वाला जो है वो 100, यानी 100 तक जाना है। इस तरह से इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो इसको भी लिखा जा सकता है किस तरह से? मान लो ये हमारा जो समुच्चय ई, क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x, जहाँ पर जो x है वो n स्क्वायर की तरह है। n क्या होगा? जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। और इसका मान क्या होगा? क्योंकि हम 100 तक जा रहे हैं, तो 100 कब मिलेगा? 100 मिलेगा हमें 10 के वर्ग से। तो इसका मतलब n का मान 1 से लेके 10 के बराबर या 10 से कम होगा। तो इस तरह से हमने इसको कौन से समुच्चय निर्माण विधि में रूपांतरित कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।